इस शख्स को जानलेवा ब्लैक फंगस है। कोरोना महामारी के दौरान ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी के रूप में ज़िंदगी को लील रहा है। इसका इलाज बहुत ही महंगा है। परिवार को इलाज के लिए घर की ज्वेलरी, ज़मीन जायदाद तक बेचनी पड़ रही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बीमारी किसी डायन से कम नहीं है। रही बात गरीब आदमी की, तो उसे इलाज मिल पाना असंभव सा दिखाई देता है। देश के नामी गिरामी अस्पताल भी ब्लैक फंगस के आगे बेबस हैं। ऐसे में गरीब आदमी सिर्फ अपनी मौत के दिन गिन सकता है। परिवार की बेबसी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। इस ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के दरवाजे पर इलाज के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स अपने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अपने परिवार के साथ गाज़ियाबाद के नामी ग्रामी अस्पताल हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पहुंचकर उसे लाभ हुआ है। आइए सुनते हैं इसकी आपबीती, कैसे ये गाज़ियाबाद के इतने फेमस हॉस्पिटल हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल पहुंचा है। ऐसा हुआ SR श्रीराम हॉस्पिटल नोएडा में ये एडमिट थे आज से करीब 10 दिन पहले। तो वहाँ पर सारे चेकअप हुए, वहाँ पर आयुष्मान के आधार पर इलाज किया और 4 दिन में उन्होंने सारा बैलेंस खत्म करके हमको धक्के मार के बाहर कर दिया कि जाइए आप। वहाँ से जाने के बाद हम ले गए इन्हें सफदरगंज, वहाँ किसी ने बात नहीं पूछी। RML गए, वहाँ किसी ने बात नहीं पूछी। उसके बाद फिर हम सब लोग नायक गए, वहाँ भी नहीं बात पूछी। हम बेसहारा लोग हैं, इतनी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। वहाँ पर 10 लाख रुपया वहाँ लग गया सर, और यहाँ भी महंगी महंगी दवाइयाँ पड़ रही हैं। इलाज के लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है जो हम दवाएं प्रोवाइड करा सकें। अभी आपने सुना बीमार व्यक्ति के ससुर को, किस तरह यह व्यक्ति अपने दामाद को लेकर अस्पतालों में भटक रहा था। जिन अस्पतालों के इस व्यक्ति ने नाम लिए हैं वे आपको सोचने पर मजबूर तो जरूर करेंगे। आप सोचेंगे कि क्या हालात हैं हमारे देश के अस्पतालों के। ऐसे में गाज़ियाबाद का हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल इस व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। अब जैसे आप यहाँ पर इलाज करा रहे हैं जी, तो कितने सेटिस्फाई? हाँ हाँ, सब कल से ही हमें तो राहत मिली है यहाँ पर, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ साहब वो भी बहुत कम होगा मेरे लिए। मरीज को फायदा तो हो रहा है? हाँ, मरीज को रिलीफ हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये जो ब्लैक फंगस के पेशेंट है आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बारे में थोड़ा बताएं और उनकी जो अटेंडेंट है उनके बारे में। जी, जो ये ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं इनका नाम प्रदीप है। इनको जो राइट मैक्जिला है और राइट ऑर्बिट है इसमें इन्फेक्शन था, उसको इतवार को मैंने ऑपरेट किया है। आई अब थोड़ी बेटर है। ये अटेंडेंट हैं उनके, अधिक जानकारी आपको देंगे कि इनको कैसे पता लगा कि फंगस हुआ है और फिर क्या क्या इन्होंने इलाज कराया, फिर मेरे पास पहुंचे। जी बताएं, अपने बारे में बताएं और कैसे पहुंचे आप डॉक्टर इस हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल तक का सफर। जी सर, मेरा नाम अशोक कुमार है, मेरे दामाद हैं प्रदीप राघव। इनका कोई ऊपर केयर करने वाला नहीं है सिवाय मेरे, जैसा भी हूँ मैं। मेरी लड़की होने के नाते मुझे इनकी हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि इनके जीवन के दान मिल जाए। तो जब इनकी स्थिति बिगड़ी थी तो उस समय मैं पहले खुर्जा गया था, राजेश वर्मा डॉक्टर साहब हैं उनके पास। उन्होंने इनका ब्लड शुगर टेस्ट कराया, ब्लड शुगर आया इनका 498 रुपये, ये 498। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है बुलंदशहर ले जाओ। मैं सब बुलंदशहर लेके आया कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ, तो अनिल चौधरी नाम है सर उनका। उन्होंने 1000 रुपये फीस का ले लिया और उन्होंने कहा कि ICU में रखना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा नहीं थी कि अभी ICU में इनको एडमिट किया जाए। फिर उनसे मैंने मना कर दिया। तो मेरी बेटी ने पूछा कि ये भूख लग रही है, इनको कुछ तो बता दो खा लें। तो उन्होंने, अनिल चौधरी साहब ने ये कहा कि यदि आप हमारे यहाँ एडमिट करेंगे तो हम खाने को बताएंगे, वरना ले जाओ यहाँ से। वहाँ से साहब हम सीधे फिर गाजियाबाद आए। गाजियाबाद में एक डॉक्टर साहब हैं मोहन अग्रवाल, उन्होंने देखते ही बता दिया कि आप इनको किसी बड़े नर्सिंग होम में ले जाके इमीडिएट भर्ती कर दीजिए। वहाँ से निकल के साहब धीरे धीरे हम श्रीराम हॉस्पिटल नोएडा में है उनके यहाँ भर्ती किया। उन्होंने भी पहले तो देख के मना किया, फिर हमने उनके पैर पकड़ लिए, रो करके हम उनसे विनती करने लगे तो उन्होंने फिर एडमिट कर लिया। बोले बेटे मैं भगवान नहीं हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने एक दिन तो वैसे ही ट्रीटमेंट दिया, जो भी दिया, जांचें कराई। जांचें कराने के बाद उनको फीलिंग डाउट हुआ कि इनको जो ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है। इसको देखते हुए उन्होंने इनको ICU में डाल दिया और 1 हफ्ते ICU में रखा। पहले बार ट्रीटमेंट किया था उन्होंने उससे आयुष्मान कार्ड से, तो सारा आयुष्मान में जो भी बेनिफिट मिलता है सरकार से वो उन्होंने सारा भेज दिया 4 दिन में ही। और 4 दिन का बिल हमें फिर भी 3-4 लाख रुपए उनको ऐड करना पड़ा। वहां से देने के बाद हालत में सुधार न दिखा तो हम गए सफदरगंज।
सफदरगंज किसी ने नहीं लिया साहब, फिर गए राम मनोहर लोहिया, वहां भी किसी ने नहीं लिया, फिर लोहिया उसमें पहुंचे साहब लोकनायक में, उन्होंने भी नहीं लिया। हमारी दशा खराब हो गई, हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं था। फिर हमने रास्ते में चीफ साहब के लिए फोन किया लखनऊ, तो चीफ साहब ने भी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं की, कोई भी कार्रवाई नहीं की। हताश होकर के यहाँ गाजियाबाद में एक मिलने वाले भैया रहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम एक बार पीपी सिंह त्यागी जी के यहाँ ले आओ। तो हम यहाँ लाए, तो यहाँ पर भी आके हमें ये मिला कि 2 बजे से ये बंद रहता है संडे में। तो हम टूट चुके थे बुरी तरह से। फिर इनके एक स्टाफ का व्यक्ति हमें मिला, उसने इनसे बात कराई हमारी, इन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमारे मरीज को यहाँ पर एडमिट किया। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर साहब के लिए मैं इतना बड़ा करूंगा कि इनसे बढ़िया मुझे भगवान दूसरा शायद ही मिल पाएगा। और इनका स्टाफ भी ऐसा है प्रभु कि मेरे लिए हर संभव हर समय तैयार है, परंतु मैं एक ही आर्थिक दृष्टिकोण से परेशान हूँ कि मेरे पास दवाएं भी उपलब्ध कराने के लिए कोई साधन नहीं है सिवा जमीन बेचने के। मैं अपनी बेचूं या दामाद की बेचूं, वो जमीन तो बिकेगी साहब, मेरे पास रियल में कुछ नहीं है। मैंने इनसे ही भीख मांगी है कि मेरे दामाद को बचा लीजिए, कैसे ही बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आप हमेशा से कहते आए हैं, मैं सीएमओ साहब के पास भी आया हूँ, इतना महंगा है कि आदमी अपने जेवर बेचे या जमीन बेचे, सब कुछ करे, और सरकारों को आप जागरूक कर रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ये जो स्थिति है, पेशेंट आज आपके बराबर बैठा है, इसकी इतनी दयनीय स्थिति है, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई चीज पता लग जाती है कि ये ब्लैक फंगस है, जानलेवा बीमारी है, तो इतने अस्पतालों में घूमने के बाद अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर एंजाइटी पेशेंट की ओर बढ़ती है। 32-34 साल इनकी उम्र है। ऐसे में अगर कोई उनको आराम नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में उनकी जान जा सकती थी। इसलिए मैंने इमीडिएटली संडे को रात को 9 बजे उनको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अब उनको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। कल उनके नाक की मैंने सफाई की, फिर कल से सफाई करूँगा। तो जो ये चीज़ है, ये सबको पता है कि ब्लैक फंगस जानलेवा होता है। अगर जानलेवा ब्लैक फंगस है तो 8 अस्पताल क्यों आगे-आगे रेफर कर रहे हैं? इतने बड़े-बड़े अस्पताल दिल्ली में इन्होंने बताए और यहाँ भी इतने बड़े अस्पताल बताए गए। तो इन चीज़ों को समझना है और इनको देखना है। इस जो ये वेव आई है, 4th स्टेज जो आई है कोविड की, इसके बाद इस तरह के पेशेंट और भी आएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि इलेक्शन में ना मास्क लगाए गए हैं, ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन की गई है। इसके लिए हमें तैयार रहना है, गवर्नमेंट को भी तैयार रहना है और हमारे जितने भी इस तरह के पेशेंट अगर आते हैं उनकी मदद करनी है। आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी? मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, सरकार से भी और आम जनता से भी, कि मेरे दामाद के प्राणों की भीख डाल दे, जिससे मेरी बेटी विधवा न हो सके। मेरी बेटी को विधवा होने से बचा लीजिए प्रभु। मेरे पास आर्थिक मदद नहीं है कुछ भी जो मैं भी हेल्प कर सकूं उसकी। कोई सहारा ऐसा बन जाए जिससे मेरी बेटी के सुहाग की रक्षा हो जाए। डॉक्टर साहब, इतना इलाज महंगा क्यों है? जो इसमें इंजेक्शन लगता है वो बहुत महंगा है और इसमें कभी भी एक ऑपरेशन से काम नहीं चलता है। एक ऑपरेशन से फंगस सफाई की जाती है, फिर उसके तंतु रह जाते हैं, फिर से बन जाते हैं, तो कम से कम 4 से 5 ऑपरेशन करने पड़ते हैं और बार बार सफाई करनी पड़ती है। और जो हड्डी होती है अंदर वाली, अगर उस पर फंगस का इफेक्ट आ जाता है, जिसको मैक्जिला बोलते हैं, उसको भी हटाना पड़ता है। तो ये सारा जो इसकी प्रक्रिया है ये बहुत लंबी होती है और इसमें अगर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज किया जाएगा तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता ही है। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको अलर्ट रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए, अलग से इसके वार्ड बनाए, अलग से इसकी यूनिट बनाए और इस तरह के केसेस को हैंडल करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कैसे वो ब्लैक फंगस से बचें? मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, किसी को शुगर है या उनके ऑर्गन बदले गए हैं या उनको जो भी प्रॉब्लम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इमीडिएटली इसके बारे में जाने कि नाक के रास्ते से ये फंगस जाता है और अंदर जो काला काला वो क्रस्ट है वो निकलेगा,
फिर यहाँ सूजन आएगी, आंख पे सूजन आएगी, थोड़ा सा विजन कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर इस तरह की शिकायत किसी को मिलती है तो वो इमीडिएटली ईएनटी के डॉक्टर के पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।